हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। क्यूआर कोड के रिगार्डिंग काफ़ी सारी नोटिफ़िकेशंस इश्यू हो चुकी है। हमने उनको जो है डिस्कशन भी किया वन बाय वन। इसी के रिगार्डिंग एक सर्कुलर जो है इश्यू किया गया है सीबीआईसी द्वारा 21 जुलाई 2021 को, जिसमें फर्दर क्लैरिफाई किया गया है कि कौन-कौन से केसेस में जो है हमें क्या-क्या कंटेंट जो है क्यूआर कोड के केस में मेंशन करना होगा। तो आइए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि क्यूआर कोड के केसेस में हमें कब-कब जो है एप्लीकेबिलिटी आएगी और एप्लीकेबिलिटी आने के पे हमें क्या-क्या और किस तरीके से जो है इसको यूज़ करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस डिस्कशन को। इसलिए मैं आपके साथ इसके लिए शेयर करता हूँ जो सर्कुलर नंबर 156/12 जो कि इश्यू किया गया है 21 जुलाई 2021 को 21 जून 2021 को, जो कि हमें क्लैरिफाई करता है कि कौन-कौन से केसेस में हमें रिक्वायरमेंट रहेगी क्यूआर कोड की। तो सीबीआईसी द्वारा ये सर्कुलर जो इश्यू किया गया है, इसमें हमें जो है काफ़ी हद तक जो है क्लैरिटी मिलेगी कि कौन-कौन से हमारे केसेस बनते हैं। तो ये सर्कुलर नंबर जो है 21 जून 2021 को सीबीआईसी द्वारा इश्यू करा गया। इसमें ये हमें जो है ये जो सर्कुलर है क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर है, जो कि बताता है कि कौन-कौन से केसेस में एप्लीकेबिलिटी रहेगी क्यूआर कोड की बी2सी इनवॉइसेज़ में, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 14/2020 जो कि सेंट्रल टैक्स जो कि 21 मार्च 2020 को इश्यू किया गया था, उसमें हमें बताया गया था कि अगर हमारी टर्नओवर जो है 500 करोड़ से एक्सीड होती है, तो हमारे ऊपर जो है बी2सी के केसेस में क्यूआर कोड जो है मैंडेटरी हो जाता है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे दोबारा से डाली गई हैं इस सर्कुलर में कि नोटिफिकेशन नंबर 14/2020 जो कि 21 मार्च 2020 को इश्यू किया गया था, जो कि मैंडेट करता है क्यूआर कोड बी2सी इनवॉइसेज में अगर एग्रीगेट टर्नओवर जो है 500 करोड़ से ज्यादा की है, और ये मैंडेटरी कर दिया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2020। ध्यान रखिए ये डेट 1 दिसंबर 2020 से जो है हमारा ये जो है मैंडेट हो गया था। और इसके बाद फर्दर क्या किया गया था, फर्दर उसके बाद एक नोटिफिकेशन इशू करी थी 6/2021 जो कि 30 मार्च 2021 को इशू करी गई थी। और इसमें जो है इस नोटिफिकेशन को यूज करते हुए जो पेनल्टी लगनी थी नॉन कंप्लायंस की, जो कि नॉन कंप्लायंस जोन सी एंटिटीज जो कि जिनके ऊपर क्यूआर कोड मैंडेट हो गया था और उन्होंने फिर भी क्यूआर कोड का कंप्लायंस नहीं किया, तो उनमें जो पेनल्टी लगनी थी उसको वेव ऑफ कर दिया गया। उस पेनल्टी को वेव ऑफ कर दिया गया था फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ क्यूआर कोड। तो उसके लिए जो है नोटिफिकेशन नंबर 6/2021 जो है इशू करी गई थी, और उसमें पीरियड स्पेसिफाई भी किया गया था 1 दिसंबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का पीरियड स्पेसिफाई किया था। और उसमें साथ में कंडीशन भी डाल दी थी कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द सेड पर्सन कंप्लाई विद द प्रोविजन फ्रॉम 1 जुलाई 2021। इसमें जो है 1 दिसंबर से मैंडेट कर दिया गया था, 1 दिसंबर 2020 से जो है क्यूआर कोड मैंडेट कर दिया था, 1 दिसंबर से लेकर जो है 30 जून तक की जो पेनल्टी लगनी थी उसको हटा दिया विद अ कंडीशन कि 30 जून के बाद 1 जुलाई 2021 से जो है आप अगर क्यूआर कोड का कंप्लाई करोगे तो ही इस पीरियड में जो पेनल्टी लगी होगी इसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा। ये कंडीशन वहां पे डाली गई थी, राइट। इसके बाद अब हम बात करेंगे जो है क्यूआर कोड के रिगार्डिंग, जो ये आज जो क्लैरिफिकेशन में हम बात कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, उस क्लैरिफिकेशन में क्या-क्या चीजें क्लैरिफाई करी गई हैं क्वेश्चंस फॉर्म में जो है यहाँ पे क्लैरिफाई जो करी गई हैं। तो वन बाय वन वो सारी क्लैरिफिकेशन हम देखते हैं। क्लैरिफिकेशन नंबर 1 में क्लैरिफाई किया गया है कि यूआईएन के केसेस में क्या होगा अगर जिनकी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25 सबसेक्शन 9 में करी गई है और उनको यूआईएन नंबर इशू करा गया है, तो उन केसेस में क्या डायनामिक क्यूआर कोड क्या मैंडेटरी रहेगा। उसके केसेस में आंसर दिया गया है इस क्लैरिफिकेशन में कि वो जो है नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, जो यूआईएन कैटेगरी मानी जाती है वो रजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरी में फॉल नहीं करती। तो उस केसेस में एनी इनवॉइस इशू टू सच पर्सन हैविंग यूआईएन शैल बी कंसीडर्ड एज इनवॉइस इशूड फॉर बी2सी सप्लाई। और बी2सी सप्लाई में अगर बी2सी सप्लाई माना गया है तो वहां पे हमें पता है कि बी2सी सप्लाई है तो वहां पे क्यूआर कोड को मैंडेट किया जाएगा, राइट। ये यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया कि यूआईएन के केस में जो है हम मानेंगे कि ये जो है बी2सी सप्लाई के लिए है और बी2सी है, तो यहाँ पे क्यूआर कोड जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा।
मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये जो है पॉइंट नंबर 1 पे जो है क्लैरिफाई किया गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि अगर यूपीआई आईडी जो है लिंक करी हो तो वेदर बैंक अकाउंट एंड आईएफसी कोड डिटेल आल्सो नीड टू बी प्रोवाइड सेपरेटली। अगर ऑलरेडी यूपीआई आईडी में जो है बैंक अकाउंट लिंक करा हुआ है पेई का, तो क्या अलग से हमें क्यूआर कोड में भी बैंक अकाउंट और आईएफसी डालना पड़ेगा? तो इसका आंसर दिया गया कि गिवन दैट यूपीआई आईडी इज लिंक्ड टू द स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट ऑफ द पेई, सेपरेट बैंक डिटेल अकाउंट एंड आईएफसी नॉट टू बी प्रोवाइडेड। अगर ऑलरेडी यूपीआई आईडी में जो है बैंक अकाउंट डिटेल जो है ऑफ द पेई ऑलरेडी डाली गई है, तो उस केस में जो है सेपरेटली डिटेल डालने की जरूरत क्यूआर कोड में नहीं है। ये क्लैरिफाई यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में करा गया और पॉइंट नंबर 2 में करा गया। और पॉइंट नंबर 3 में बात करता है कि इन केस वेयर द पेमेंट इज कलेक्टेड बाय द सम अदर पर्सन। सम अदर पर्सन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात कर रहा है। जहां पे हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन के हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं जस्ट कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो है हम एक फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, और वहां पे उस केस में जो हमारी पेमेंट रिसीव हो रही है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा रिसीव हो रही है। तो उस केस में यूपीआई आईडी जो है हमारे को किसकी डालनी होगी? यहाँ पे जो है क्वेश्चन फॉर्म में ये क्लैरिफाई किया है अगर हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो है अपनी सप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे यूपीआई आईडी ऑफ सच पर्सन वो ऑथराइज टू कलेक्ट द पेमेंट ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर मे बी प्रोवाइडेड। किसकी यूपीआई आईडी डालेंगे? तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया यस, इन केस where the payment is collected by some other person। यहां पे किसकी बात कर रही है? ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। ऑथराइज्ड बाय द सप्लायर यूपीआई आईडी ऑफ सच पर्सन। सच पर्सन यहां पे कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो यहां पे अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू है तो यहां पे वहां पे यूपीआई आईडी ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर Amazon, फ्लिपकार्ट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ यूपीआई आईडी ऑफ द सप्लायर। यहां पे क्लैरिफाई किया गया कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो है पेमेंट रूट होगी तो वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर की जो है वहां पे यूपीआई आईडी डाल सकते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्वेश्चन रेज करा गया कि इन केस वेयर द सर्विस ऑफ रिसीव, यहाँ पे रिसीवर ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज की बात करिए, यहाँ पे गुड्स की बात नहीं करिए, ध्यान रखिए, राइट। रिसीवर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है सप्लायर जो है इंडिया में है और जो है रेसिपिएंट जो है वो बाहर है, वो रेसिपिएंट जो है इंडिया से बाहर है। तो उस केस में कहता है पेमेंट इज बीइंग रिसीव बाय द सप्लायर इन अ फॉरेन एक्सचेंज, राइट। बाहर से पेमेंट हमने जो है सर्विस बाहर दी और सर्विस और जो है पेमेंट जो है बाहर से आई इंडिया में, और कहता है लेकिन फर्क क्या है इसमें? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का केस नहीं बना क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है इंडिया में है, इसलिए ये जो है एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा एज पर आईजीएसटी एक्ट। तो उस केस में क्या रहेगा? क्या क्यूआर कोड इज रिक्वायर्ड ऑन द इनवॉइस इशूड? क्वेश्चन ये रेज करा गया कि सप्लायर इंडिया में है, रेसिपिएंट बाहर है, पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू इंडिया में आ रहा है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, तो वहां पे एक्सपोर्ट की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। तो उस केस में क्या क्यूआर कोड क्या मैंडेटरी रहेगा और क्यूआर कोड इशू जो है इनवॉइस में डालना होगा? इसके लिए क्या क्लैरिफाई किया गया? कहता है नहीं, कहता है आंसर दिया नहीं। अगर रेसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, तो जो है आईजीएसटी प्रोविजन के हिसाब से, और पेमेंट जो है हमें फॉरेन करेंसी में रिसीव हो रही है, सच इनवॉइस में बी इशू विदाउट हैविंग अ क्यूआर कोड। उस केस में जो इनवॉइस इशू करेंगे, जो सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा रेसिपिएंट को, वो विदाउट क्यूआर कोड भी कर सकता है। एज सच क्यूआर कोड कैन नॉट बी इशूड बाय द रेसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। रीजनिंग समझना जरूरी है। क्यूआर कोड की जो जरूरत है वो पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि पेमेंट जो है डिजिटली मोड पे जो है अकाउंट में चले जाए, और ऐसे केसेस में जहां पे फॉरेन रेमिटेंस आनी है तो वहां पे हमारा ये जो है क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे रिलैक्स कर दिया गया। रीजनिंग जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर रीजनिंग क्लियर होगी तो यहाँ ये जो है समझने में बहुत आसानी होगी। पॉइंट नंबर 5 में कहता है इन रिटेल सेल्स ओवर द काउंटर फॉर्म में किस तरीके से रहेगा? कोई कस्टमर आया काउंटर पे, उसने जो है सामान लिया और चला गया, उस केस में किस तरीके से ट्रीटमेंट रहेगा? पेमेंट ऑफ द कस्टमर इज रिसीव ऑन द बाय द काउंटर डिस्प्लेइंग डायनामिक क्यूआर कोड ऑन द डिजिटल डिस्प्ले। बर्गर किंग में गए हम, बर्गर हमने लिया, वहां पे क्यूआर कोड का जो है स्कैनर लगा था, उन्होंने कहा क्यूआर कोड से स्कैन कर लीजिए, पेमेंट दे दीजिए। तो इस वे में किस तरीके से जो है हमें कंप्लायंस करना होगा, यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया कि वेयर एज द इनवॉइस अलोंग विद द इनवॉइस नंबर, जो कि डिस्प्ले क्यूआर डिस्प्ले हो रहा है क्यूआर कोड के अंदर, तो उस केस में किस तरीके से ट्रीटमेंट रहेगा? यहाँ पे इसमें आंसर क्या देते हैं, आइए देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्या क्लैरिफाई किया गया। इन सच केसेस वेयर द इनवॉइस नंबर इज नॉट अवेलेबल, invoice number is not available at the time of digital payment of QR code,
इन केस ऑफ ओवर द काउंटर सेल, राइट। तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में मे बी प्रोवाइडेड, यहाँ पे दोबारा से पढ़ते हैं, द यूनिक ऑर्डर आईडी, यूनिक सेल रेफरेंस नंबर विच इज यूनिकली लिंक्ड टू द इनवॉइस, विच इज linked to the invoice issued for the transaction may be provided in the QR code for the digital payment as long as the detail of such unique order ID, sales reference number, linkage with the invoice number are available on the processing of the system of the merchant supplier and the cross reference of the such payment। तो होप ये भी हो सकता है कि पार्टली पेमेंट जो है कोई जो है अदर मोड से कर दे, पार्टली पेमेंट जो है वो क्यूआर कोड के थ्रू कर दे, तो इस तरीके से भी पेमेंट का मैकेनिज्म हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये रिलैक्सेशन डाली गई है। तो यहाँ पे इसके बाद 6 नंबर पॉइंट में भी इसी तरीके की बात करता है कि अगर पार्ट पेमेंट हो तो पार्ट पेमेंट के केस में क्या रहेगा, वेयर द पार्ट पेमेंट हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बाय द सप्लायर इन एडवांस, पहले पार्ट पेमेंट पहले आ गई और बाद में जो है बैलेंस पेमेंट आई, या फिर किसी वाउचर को रिडीम कर लिया, कोई कूपन को रिडीम कर लिया, तो उस तरीके में हमें किस तरीके से क्यूआर कोड का कंप्लाई करना होगा। तो वहां पे कहता है हमें कोई एडवांस पेमेंट आ गई बिफोर द क्यूआर कोड इज जनरेटेड, व्हाट अमाउंट शुड बी प्रोवाइडेड इन द क्यूआर कोड इन द इनवॉइस वैल्यू। तो उस केस में हमें किस तरीके से चलना होगा, अगर हमें पार्ट पेमेंट पहले रिसीव हो गई या फिर कोई एडजस्टमेंट वाला केस है, तो पर्पस ऑफ द क्यूआर कोड इज एनेबल द रेसिपिएंट टू स्कैन। पर्पस क्या है, बेसिकली क्यूआर कोड का क्या होता है कि कस्टमर जो है उसको एक फैसिलिटी दी गई है कि वो जो है डायरेक्टली स्कैन करे और पेमेंट जो है डायरेक्टली जो है अकाउंट में जो है रिसीव हो जाए। पर्पस यही होता है ना क्यूआर कोड का। तो यहाँ पे यही बात किया गया कि पर्पस ऑफ द क्यूआर कोड क्या है कि स्कैन कर सके और फर्दर वो पे कर सके, राइट। तो व्हेन द पार्ट पेमेंट ऑफ एनी सप्लाई हैज ऑलरेडी बीन रिसीव, ठीक है, मान लेते हैं 100 में से 40 रुपए जो है ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, 60 रुपए जो है बैलेंस रहते हैं, तो ऐसे केसेस में देन द डायनामिक क्यूआर कोड में बी प्रोवाइडेड ओनली फॉर द रिमेनिंग अमाउंट पेबल। बैलेंस जो रह गया इसका 60 रुपए जो है वो उसके लिए जो है क्यूआर कोड का इस्तेमाल रहेगा, और 40 जो ऑलरेडी एडवांस रिसीव हो गया है वो जो है उसका किस तरीके से रहेगा, यहाँ पे वो भी दिया गया है, रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड शुड बी प्रोवाइडेड इन द इनवॉइस, राइट। रिमेनिंग अमाउंट जो है टू बी पेड जो कि वहां पे इनवॉइस में उसको मेंशन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी जो है क्लैरिफिकेशन दी गई है अगर हमें क्यूआर कोड को जो है इस्तेमाल करना है। तो इसके रिगार्डिंग पहले जो सर्कुलर इशू करा गया था 23 फरवरी 2021 को, सर्कुलर नंबर 146/2021, इसको जो है अकॉर्डिंगली जो आज का जो सर्कुलर जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग जो है मॉडिफिकेशन जो है कर दी जाएगी पुराने वाले सर्कुलर में। तो ये सारी जो है 6 पॉइंट जो है यहाँ पे क्यूआर कोड के रिगार्डिंग जो है फर्दर क्लैरिफाई करे गए हैं। पहले भी जो है यहाँ इस तरीके से क्लैरिफिकेशन इशू करी गई थी, जो कि मैं सर्कुलर अभी यहाँ पे आपको दिखाया, बात करी कि 23 फरवरी 2021 को जो 146/2 जो है सर्कुलर इशू किया गया था उसमें भी क्लैरिफिकेशन इशू करी गई थी। ये फर्दर जो है 6 पॉइंट जो है क्लैरिफाई करे गए हैं इन रिस्पेक्ट टू क्यूआर कोड, राइट। अब अगर फर्दर कोई कंफ्यूजन फिर भी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं, techsgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताइएगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी डिस्कशन करें जो है जल्दी से हम कनेक्ट हो सकें, इसलिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड हो, जो भी अपडेट जो है अपलोड हो वो तुरंत जो है आप तक पहुंच जाए। तो आज की इस डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।